प्याज देश को हर साल रुलाता है। महंगा हो जाए तो कंज्यूमर रोए और सस्ता हो जाए तो किसान। प्याज के महंगा और सस्ता होने का राज जुड़ा है इसकी सीधा पैदावार से। अगर प्याज की पैदावार कम हो जाए तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं और अगर पैदावार सरप्लस हो जाए तो किसानों को कौड़ियों के भाव प्याज बेचना पड़ता है, जैसा आजकल हो रहा है। सवाल यह है कि देश में ज्यादा बड़ा सवाल आखिर क्या है, ये अब तक सरकार तय ही नहीं कर पाई है। क्या प्याज की कमी यानी कि शॉर्टेज बड़ा मसला है जिससे आम ग्राहक पर महंगाई का बोझ बढ़ता है, या फिर प्याज की सरप्लस पैदावार बड़ी चिंता है जिससे किसान की आर्थिकी टूट जाती है। बड़ा सवाल क्या है ये आज तक तय नहीं हो पाया और इसीलिए देश में ऑनियन मैनेजमेंट पॉलिसी की दरकार की वकालत हो रही है। देश की प्याज नीति के अभाव में दुनिया में चीन के बाद प्याज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश यानी कि भारत हर साल प्याज के आंसू रोता रहेगा। आइए आपको सबसे पहले प्याज की सप्लाई चेन का पूरा गणित समझाते हैं। दरअसल साल की शुरुआत यानी कि जनवरी से लेकर मई तक देश को ताजा प्याज मिलता है। मई के बाद रबी सीजन का प्याज जनता के खाने में पड़ता है। रबी का ये प्याज दरअसल कुछ राज्यों के कोल्ड स्टोरेज में सहेजा गया प्याज होता है। ये कोल्ड स्टोरेज कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ रहता है। इसके बाद अगस्त के मध्य में खरीफ की शुरुआती प्याज वाली फसल बाजार में आनी शुरू हो जाती है। अमूमन ये फसल आती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों से। ये वाली सप्लाई होती है, ये देश को अगस्त और सितंबर तक प्याज की कमी नहीं होने देती। इसके बाद फिर अक्टूबर का महीना आता है जहां पर महाराष्ट्र की खरीफ वाली प्याज और दिसंबर तक गुजरात का जो खरीफ वाला प्याज है वो आना शुरू हो जाता है। यानी कि साल भर प्याज की सप्लाई अगर इस तरह से देखें तो बनी रहती है। लेकिन इसके बावजूद प्याज जबरदस्त प्राइस फ्लक्चुएशन का सामना करता है। आखिर क्यों? इसके देखिए दो कारण हैं। इसका पहला कारण है मॉनसून में देरी, जिसके चलते खरीफ फसल की बुआई में देरी हो जाती है। और दूसरा बड़ा कारण है अगस्त और सितंबर में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की फसल की कटाई के समय भारी बारिश का होना। बाजार की अस्थिरता से किसान और कारोबारी प्रभावित होते हैं और आम ग्राहक भी। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि प्याज तो बहुत अच्छा हुआ, अच्छी पैदावार हुई, लेकिन सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण प्याज की कीमतें अस्थिर हो जाती हैं। मसलन बारिश की वजह से कई बार दक्षिणी हिस्से से सितंबर अक्टूबर में आने वाला जो प्याज होता है वो महीने डेढ़ महीने की देरी से पहुंचता है, तो प्याज की कीमतें तब तक आसमान छूने लगती हैं। इसी तरह जब प्याज ज्यादा हो जाता है तो गिरती कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार का कोई ठोस प्लान नहीं होता और यही किसानों को रास नहीं आती। किसानों का आरोप है कि जब प्याज की कीमतें बढ़ती हैं तब तो कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार तेजी से सक्रिय हो जाती है, लेकिन जब किसान अपनी प्याज को 200 या 100 रुपए प्रति क्विंटल बेचने को मजबूर होते हैं तब सरकार तत्परता नहीं दिखाती। इसीलिए किसानों की मांग रही है कि प्याज की गिरती कीमतों के वक्त किसानों को सरकारी अनुदान मिलना चाहिए और सरकार को चाहिए कि वो कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदारी करे। दरअसल किसानों की नजरिए से देखें तो उनके सामने असली संकट आता है ज्यादा पैदावार और कम दाम के कारण। प्याज की खेती काफी निवेश वाली खेती होती है। फसल उगाने से लेकर परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग और फिर उसको मार्केट तक पहुंचाने में निवेश का एक अच्छा खासा रकम लगता है। देश में पैदावार की अगर आप बात करें तो 1 एकड़ प्याज खेती की लागत अगर एवरेज निकाली जाए तो 30 से 35 हजार रुपए तक आती है। यानी कि एक ही प्याज साल में जब सरप्लस होता है और उसी साल जब जबरदस्त किल्लत दिखाता है तो जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अब दिक्कत यह है कि जब सरप्लस पैदावार होती है तो किसान अपनी लागत का कुछ प्रतिशत हिस्सा भी नहीं निकाल पाता। जैसा कि हमने आपको बताया कि 1-2 रुपए या अगर टैक्स वैक्स उसमें अगर जोड़ दिया जाए तो 0 रुपए में भी प्याज उनका बिकता है। कमोबेश यही स्थिति एक जमाने में दूध और उससे जुड़े उत्पादों की भी होती थी और इसीलिए आजादी से पहले महाराष्ट्र में त्रिभुवन दास पटेल और उनके साथ मिलकर फिर बाद में डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव का ऐसा ताना बाना खींचा कि दुग्ध उत्पादन में न सिर्फ फायदे का सौदा बन गया बल्कि देश दुग्ध उत्पादन में सरप्लस की स्थिति में आ गया। इसी तरह से हमारे पास जो अनाज है उनको लेकर भी एक नीति बनी और इसमें भी हम आत्मनिर्भर स्थिति में आ गए। अब सवाल यह है कि देश में
पेरिशेबल नेचर की कमोडिटीज, खासतौर पर अगर प्याज जैसी सब्जियों को देखें तो इनके लिए कोई कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। क्या इनके लिए कोई कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर आ सकता है जिसमें हम सरप्लस होने पर उसे सहेज पाएं और किल्लत होने पर उसकी सप्लाई समान और अबाध रूप से हो सके? क्या ऐसा कोई मॉडल बन सकता है जिससे किसानों को प्याज जैसी सब्जियों के दाम भी अच्छे मिलें और साथ ही साथ ग्राहक को भी उचित दाम पर खरीद मिल पाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका मंथन तो बहुत चल रहा है इस पर, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाया। अब सवाल ये है कि इसका फिर समाधान क्या हो? इस समाधान के लिए अभी सरकार ने एक कोशिश तो की है। अभी खबर ये आ रही है कि सरकार चाह रही है कि नेफेड के ज़रिए जहां पर सरप्लस हो गया वहां पर खरीद करे और जहां पर किल्लत हो रही है बाद में उसे बेचे। 200 मैट्रिक टन के आसपास जो है खरीद की बात कही है सरकार ने नेफेड के माध्यम से, लेकिन ये बहुत कम है। इसीलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट कमेंट भी ले रहे हैं और हमारे साथ इसके लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित बादशाहन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पार्टनर हैं ईवाई में सोशल एंड स्किल के। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। धन्यवाद। मोटा मोटा खाका हमने बताया कि जो प्याज का जो पंचनामा है, उसकी पैदावार से लेकर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन तक, पेन पॉइंट हमने बताया कि जब सरप्लस हो जाए तो फिर किसान परेशान और अगर किल्लत हो जाए तो फिर ग्राहक परेशान। क्या हमारे पास कोई ठोस नीति के लिए विजन नहीं है सर, या फिर हमने कोशिशें नहीं की? समाधान क्या हो सकता है सर इसका? इसके लिए अगर प्याज की बात करें तो इसको आपने पहले से ही जो अपनी सिनॉप्सिस बताई है उसमें आपने बताया है कि कैसे भारत में साल भर प्याज रहता है। अगर हम इसको, और प्याज किसी भी और कमोडिटी के तरह जो उसकी अगर देखा जाए डिमांड है, डिमांड तो मोर और लेस नोन है। क्या होता है कि जो प्रोडक्शन का ओवर प्रोडक्शन या अंडर प्रोडक्शन, इसके कारण प्राइसेस में फर्क आते हैं और इसके लिए एक पुख्ता इंतजाम किया जा सकता है। मेरा मानना है लगभग 4 चीजें की जा सकती हैं जिससे इसमें फर्क पड़ेगा। पहला तो जो अभी अगर देखा जाए तो भारत के स्तर पे जो डिमांड प्लानिंग और प्रोक्योरमेंट जो है उसके बारे में एज यू नो एज पर रियलिटी और एज ऑन एक्चुअल प्रेडिक्शंस जो हैं वो कम अवेलेबल हैं। तो ये अगर सिस्टम अगर बन पाता है मार्केट इंटेलिजेंस का, तो ये काफी हद तक राहत दे सकता है प्रोडक्शन प्लानिंग में। और अगर हम थोड़ी सी अगर बेहतर प्रोडक्शन प्लानिंग करेंगे तो एक हद तक जो ओवर प्रोडक्शन का चैलेंज है उसको हम उससे थोड़ा सा हमें फायदा मिलेगा। जिसके लिए हमें एक बहुत रोबस्ट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और ये चीज है जो नीतिगत स्तर पे सोची जा सकती है। दूसरी जो बात है वो है कि अभी जैसे जो आप प्याज देख रहे हैं वो लेट खरीफ का प्याज है और ये जो खरीफ का प्याज होता है ये मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा हाई होता है जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है, मुश्किल होती है। तो जो खरीफ का कम से कम जो प्याज होता है उसकी एक्सपोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए फूड प्रोसेसिंग में डिहाइड्रेशन यूनिट्स की स्थापना की जा सकती है और ये काम सहकारिता के रास्ते से या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रास्ते से किया जा सकता है, जिससे कम से कम किसान अगर आज नहीं बेच सकते हैं तो कम से कम उसको आगे प्रोसेस करके स्टोर करके फॉरवर्ड उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये तो नंबर 2 प्लान हो गया। नंबर 3 जो चीज की जा सकती है वो है कि शेल्फ लाइफ को बढ़ाने की व्यवस्था। तो भारत में पहले भी टेस्टिंग की गई है, जैसे इरिडेशन और कोबाल्ट 60 सोर्स बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिससे जो स्टोरेज है जिसमें प्याज अधिक देर तक स्टोर किया जा सकता है। ये भी एक ऐसी चीज है जिसका अधिक इस्तेमाल किया जा सकता है कोऑपरेटिव्स के द्वारा या एफपीओ के द्वारा या जो प्राइवेट सेक्टर है उनके द्वारा भी, ताकि उसमें जो अधिक दिन तक रह पाए प्याज और जब प्राइस स्टेबल हो जाए तो जो किसान है उनको बेच सकते हैं। एक जो चौथी बात मैं कहना चाहता था वो ये भी है कि प्याज चाहे अभी तो मार्केट में सरप्लस है लेकिन उसके भीतर भी सप्लाई चेन में लॉसेस काफी हैं। तो अगर एक किसान को उससे अधिक पैदावार लेनी है और इनकम लेना है तो उसमें भी जरूरत है कि जो हमारा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इस बार माननीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने घोषणा भी की है कि कोऑपरेटिव जैसे स्टोरेज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
तो वो पूरे भारतवर्ष में जो स्टोरेज है वो अधिकतर पोटैटो के ओरिएंटेड है। तो प्याज के लिए एक स्टोरेज की व्यवस्था भी की जा सकती है। तो ये अगर 4 पॉइंट पे हम काम करें तो एक हद तक हम संभाल पाएंगे। एक बात और भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अभी सरप्लस है और एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है ये प्याज क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो प्याज की डिमांड काफी हाई है। भयानक है। तो जी भयानक है। एब्सोल्युटली। तो तो ये जो जो दोनों के बीच में जो गैप है इसको भरा जा सकता है थ्रू प्रोसेसिंग के माध्यम से और उसको प्रमोट किया जा सकता है। एब्सोल्युटली सर। लेकिन आपको आपको सब बड़ा इशू क्या लगता है? क्योंकि देखिए, जैसा हमने बताया कि एक ऐसा द्वंद्व है सरकार के सामने कि और इस द्वंद्व को लेकर किसानों को सबसे बड़ी शिकायत है। वो कहते हैं कि साहब जब स्कार्सिटी हो जाती है, जब प्रॉब्लम हो जाती है, जब ग्राहक की बारी आती है, तब तो आप ग्राहकों के हितों के लिए तुरंत इंटरवीन करके जो है दामों को नियंत्रण करने के लिए तरह तरह की चीजें ले आते हैं आप। लेकिन जब हमारे दाम गिर रहे होते हैं, हमको सड़कों पर फेंकना होता है, फिर कोई इंटरवेंशन नहीं होता। आपके लिए बड़ा, सरकार के सामने बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? क्या वो दिक्कत है, किल्लत है, सप्लाई क्रंच है प्याज का, या फिर सरप्लस बड़ी प्रॉब्लम है सर? देखिए मैं तो यहाँ पे सरकार की क्या सोचे उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि नागरिक तो सारे हैं और मेरे हिसाब से सरकार सबका विकास करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि इंस्ट्रूमेंट कौन ऐसे हैं जो अधिक इफेक्टिव हैं। तो जो प्राइस कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, वहां पे कंट्रोल अधिक है। अभी अगर हम देखें कि हमारा जो प्याज का जो प्रोक्योरमेंट होता है वो जैसा मैं कह रहा था कि बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और एडहॉक तरीके से है। तो उसमें क्या होता है कि जब तक ये पता चलता है कि भाई ओवर प्रोडक्शन हो गया है और जब तक ये पता चलता है कि अब ये सामान खराब हो रहा है, रोड पे जा रहा है, तब जाकर के रिस्पॉन्स आता है। तो जो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम जो एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म हो, जो रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाए। नहीं तो जब तक प्याज की बुआई हुई और जब तक पता चला तब तक तो ऑलरेडी 2 महीने जा चुके हैं। तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम मिलता है। तो इसके लिए एक सिलसिलेवार तरीके से काम किया जा सकता है। अगर आपने देखा होगा तो इस बार के बजट में एक फार्मर जो डिजिटल पब्लिक गुड की बात हुई है, एग्रीकल्चर स्टैक की बात हुई है। तो ये धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये आज समाधान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी और जैसे जैसे मिलेगा रिस्पॉन्स टाइम बेहतर हो जाएगा। तो ये मैं देखता हूँ नीतिगत तरीके से तो मुझे लगता है सरकार जरूर कोशिश कर रही है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। और जैसा कि स्टोरेज का डिसेंट्रलाइजेशन जो आपने बताया, पोटैटो की तरह, इसका अच्छे खासे इस बार जो है बजट में हमने प्रावधान देखे हैं। लेकिन क्या ये कोई रॉकेट साइंस है अमित जी कि हम पूरे साल भर में डिमांड ऑफ अनियन की मैपिंग नहीं कर पा रहे हैं? कितना हमारे पास प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है, कहाँ कहाँ पेन पॉइंट्स रह सकते हैं, कहाँ पर किल्लत रहेगी, कहाँ से सरप्लस प्रोडक्शन आ सकता है, इसका कोई मैपिंग होता है क्या? और अगर होता है तो फिर उसके मुताबिक फिर स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बन पाती है सर? जी आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो मैं 2 चीजों को अलग अलग करना चाहूंगा। एक तो है कि जो डिमांड है, जैसा मैंने शुरू में कहा, इज फेयरली इनइलास्टिक। ऐसा नहीं है कि हम घर में 2 किलो प्याज खाते थे तो अचानक से हम 6 किलो खाने लगते हैं। तो जो प्याज की डिमांड है मोर और लेस कंसिस्टेंट है और वो वेल प्रेडिक्टेड है। क्या होता है कि अभी जो हमारे किसान जब बुआई करते हैं तो वो ये सुन के नहीं करते हैं कि फ्यूचर मार्केट में प्राइस क्या हो रही है। वो देखते हैं बगल वाला किसान क्या कर रहा है, प्रोग्रेसिव किसान क्या कर रहा है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि किसने कहाँ बुआई की, और वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम नहीं है। तो इसलिए किसी का भी गेस है, जब तक कि प्याज आना नहीं शुरू होता है बाजार में, तब तक ये पता ही नहीं रहता है कि असल में कितना प्याज की बुआई हुई। तो जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, डिमांड सबको मालूम है, लेकिन चूंकि एक फार्मर और दूसरे फार्मर को ये पता नहीं है कि भाई मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तुम भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो हम लोग एक ही डिमांड के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके कारण ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसको रियल टाइम इंफॉर्मेशन करना, जैसे कि उदाहरण में प्याज के मामले में नहीं, लेकिन दूसरी जगह पे तेलंगाना कर रहा है या हरियाणा कर रहा है, जिसमें मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की स्थापना की जा रही है, रियल टाइम डेटा को पिकअप किया जा रहा है, ताकि हम फार्मर को समय से सूचित कर पाएं।
उसको शुरू से साथ में बात कर पाएं, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं उनके साथ बात कर पाएं, ताकि जिस हद तक हो सके नंबर वन ओवर प्रोडक्शन थोड़ा रुके। साथ में मैंने ये भी कहा कि जो अगर मान लीजिए थोड़ा ओवर प्रोडक्शन तभी भी होगा, लेकिन अगर होता है तो जो जो अगर मान लीजिए खरीफ की फसल है उसका एक्सपोर्ट, रबी की फसल का तो एक्सपोर्ट होता ही है, तो उसके लिए जो स्थापना की जाए, जैसे कि ये भी कहा गया है ना कि एक्सपोर्ट या ओवरऑल एक्सपोर्ट यूनिट की स्थापना की जाए कोऑपरेटिव के अंतर्गत या एफपीओज की, तो उसको भी साथ में बढ़ावा देना होगा, जो कि बात शुरू हुई है, लेकिन हमें उसको बात को और तेजी से आगे बढ़ाना है, जो जैसा आपने कहा था सहकारिता के ऊपर। और जो तीसरी बात मैंने कही है कि भाई अगर आप मान लीजिए प्रोड्यूस कर भी रहे हैं तो शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए हम स्टोरेज जो ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो जो हमारी शेल्फ लाइफ को लंबा रखे, ताकि किसान को हानि नहीं पहुंचे। जब डिमांड पिकअप हो तो किसान अपना प्याज बाजार में लेके आए। एब्सोल्युटली। अब जैसा हम देख रहे हैं, आपने उसका जिक्र भी किया, मेरे ख्याल से एशिया, यूरोप और अफ्रीका के 10 से ज़्यादा देश इस वक्त ऐसे हैं जहां पर ज़बरदस्त प्राइस हाइक है। ख़ास तौर से प्याज का तो बुरा हाल है, वहां पर 250, 300, 400, 500 रुपये किलो बिक रहा है। क्या हम ऐसे मोमेंट में हमारे पास इधर सरप्लस पड़ा हुआ है, उधर डिमांड है, क्या हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि तुरंत हम डिसीजन मेकिंग कोई चैनल खोल दें, डिसीजन मेकिंग करके फटाफट से, और चैनल खोल के यहाँ का एक्सपोर्ट कर दें? या ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है? जी नहीं, टेक्निकल इशू है। तो जो हमारा अभी लेट खरीफ का जो प्याज होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है, जिसके कारण एक्सपोर्ट में दिक्कत है। रबी अगर सीजन रहता तो एक्सपोर्ट हो जाता। ओके। तो नंबर एक, तो इसके लिए अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हमें डिहाइड्रेटेड अनियन को एक्सपोर्ट करना हमारे लिए आसान है। तो जैसा कि हमारे कोविड के समय में दूध में हुआ था कि जब मिल्क का क्राइसिस हो रहा था तो मिल्क पाउडर बनाया गया ताकि जो मिल्क का ग्लट है उसको रोका जा सके। तो वैसे ही अगर हम सोचें तो अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम डिहाइड्रेटेड अनियन के रास्ते से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उस पर जरूर एक्शन लिया जा सकता है। चूंकि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर भी आगे आएगा और जुड़ने की कोशिश करेगा। तो ये एक रास्ता तो जरूर है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, और जहां पे इंसेंटिव और सपोर्ट के बारे में सोचा जा सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, जो किसानों का सवाल रहता है कि आप 1500 रुपये में खरीद कीजिए तब तक हम, ताकि किसानों की लागत तो कम से कम निकले। क्या ये सरकार के लिए फैसला लेना मुश्किल फैसला है सर ये? देखा जाए जो सपोर्ट प्राइसेस होती हैं उसका निर्धारण तो सरकार की तकनीकी समिति करती है, और वो किसानों की बात को मद्देनजर रख करके और मार्केट को मद्देनजर रख के करते हैं। और जो एमएसपी है वो सिर्फ प्याज की बात नहीं है, किसी भी और चीज में जब ऑफर करती है तो मेरा मानना है कि जो जिस व्यवस्था से करते हैं वो काफी परखी हुई व्यवस्था है। तो अगर इसकी बात होगी तो इस सरकार मेरे ख्याल से काफी सोच समझ के इसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन मेरा फिर से कहना है कि जो हमारे यहाँ जैसे नाफेड को आपने बोला भी इसके बारे में, और मेरे ख्याल से नाफेड को कहा भी गया है कि परचेज करना शुरू करें। हालांकि मैं कितना अमाउंट है उसके ऊपर उसके बारे में मैं भी, जैसा आपने कहा कि नंबर एग्जैक्टली क्या है वो उससे मैं वाकिफ अभी तो सोर्सेस कह रहे हैं कि 200 मीट्रिक टन है। जी, तो मेरे ख्याल से मेरे पास वो जानकारी नहीं है कि चूंकि 200 मीट्रिक टन, तो मेरे ख्याल से नंबर एक बार उसको दोबारा चेक करना पड़ेगा क्या सोर्सेस कह रहे हैं। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है। वो मुझे दिख रहा है कि ये रियलाइजेशन हुआ है कि लेट खरीफ का जो अनियन है उसके प्राइसेस का ग्लट मार्केट में ग्लट हो रहा है, और इसके लिए प्रोक्योरमेंट नाफेड ने स्टार्ट किया है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि इस बार ओवरऑल भी अनियन प्रोक्योरमेंट के लिए एनसीसीएफ और नाफेड दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन ये लेट खरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल। तो मेरे ख्याल से सरकार उस चीज से वाकिफ है और कोशिश कर रही है। लेकिन ये ऐसी चीज है ना कि ये ऑलमोस्ट क्राइसिस मैनेजमेंट है, क्योंकि जैसा मैं आपको कह रहा हूँ रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जब तक मार्केट में बात आती है तब तक किसान ऑलरेडी अपनी फसल को लेकर त्रस्त हो जाता है। तो हमें शॉर्ट टर्म तो सोचना ही है, लेकिन प्याज के मामले में हमें अधिक लॉन्ग टर्म भी सोचना है, नहीं तो हर साल हम इस समय में यही बातें करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। वाकई में खैर वो जो नाफेड वाली बात है वो तो उसको तो वाकई में
देखना होगा कि सरकार अभी एग्जैक्टली क्या सोच रही है। लेकिन ये थोड़ी सी एक बात ज़रूर है कि आप कम से कम गवर्नमेंट ने स्टेप इन किया है, और जो सप्लाई सरप्लस या बाकी चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, अब उस पर सरकार का क्या, नेफेड को किस रोल में देखती है सरकार, क्या रोड मैप होगा आगे। लेकिन एक जो एस्पेक्ट इमीडिएट जो सरकार से दरकार है किसानों की, वो यही है कि आप एक्सपोर्ट बैन को हटाइए और गारंटीड प्राइस दीजिए 1500 पर क्विंटल का। लेकिन ये कितना फिजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उस पर हमने विस्तार से बातचीत की अमित वात्स्यायन जी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला और बहुत सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।